हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है और मैंने 68 बीपीएससी में 4th रैंक हासिल की है। इससे पहले मैंने इसी चैनल पे मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर आप लोगों ने ही बहुत कमेंट किया था एंड मैंने भी बोला था कि मैं जो भी जीएस के भी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे एक एक करके टॉपिक्स के लिस्ट लाऊंगी एंड जिसको आप फॉलो करके उसमें जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको पी/क्यूज़ में जो भी टॉपिक्स आपको सेग्रीगेट कर लो पहले आप, फिर उसके ऊपर आप पढ़ो एंड नोट्स बनाओ। तो उसी स्ट्रैटेजी को आगे फॉरवर्ड करते हुए मैं आज GS1 के हिस्ट्री का वीडियो लाई हूँ टॉपिक्स की। तो आपने अपनी टॉपिक्स भी एनालाइज की होगी आई गेस। तो आप मेरी जो मैंने यहाँ पे भी प्रेजेंट करूँगी इसको आप अपने टॉपिक से मैच कर लीजिएगा एंड देन प्लीज़ बिगिन्स मेकिंग नोट ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि यही टॉपिक आपको फिर गाइड करेंगे आगे के लिए। और ये सारे टॉपिक्स मैंने जो बीपीएससी के पी/क्यूज़ हैं उसको एनालाइज करके ही बनाए हैं। आपको इन्हीं टॉपिक्स पे ये इंश्योर करना है कि आपके नोट्स कंप्लीट हो और उस नोट्स का वैलिडेशन आप टॉपर्स की कॉपी देख के कर सकते हैं एंड इवन अपने पीयर्स की भी कॉपी देख के आप कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे रितेश सर और मेरे द्वारा बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है एंड इसमें लगभग अभी हमारे पास 300+ बच्चे जुड़ गए हैं और वी आर वेरी हैप्पी कि इतने बच्चों ने हम पे एक ट्रस्ट दिखाया है और होपफुली वी विल डिलीवर दिस टू यू। एंड ये प्रोग्राम 15 फरवरी से चलेगी और इसके तहत ये है कि इसकी जो भी प्रोग्राम की डिटेल्स है उसके लिए एक अलग वीडियो हमने डाल रखी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी इस प्रोग्राम के तहत यही है कि हम आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक देंगे, आपको वो विथ इन दी जो टाइमलाइन रहेगी उसके अंदर आपको वो टारगेट कंप्लीट करना होगा विथ नोट्स एंड फिर वीकली हम आपका आंसर राइटिंग टेस्ट लेंगे विथ इवॉल्यूशन एज वेल एज यू आर अलाउड टू डिस्कस विथ अस 1-to-1 वीकली हम ये रखेंगे। तो बाकी प्रोग्राम डिटेल्स आप उस वीडियो में देख लेना एंड जो यहाँ पे ये हमें टॉपिक्स दे रहे हैं इसी टॉपिक्स का हम मोर डिटेल फॉर्म आपको बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर देंगे, जिसको आपको फॉलो करके अपनी नोट्स बनानी है। एंड ठीक है, अब हम इस वीडियो पे आते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हिस्ट्री GS1 टॉपिक्स। तो GS1 में आप सभी को पता होगा 3 होते हैं सेक्शंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड DI। तो आज हम हिस्ट्री का देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द 70th एंड एज वेल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 71st इवेंट। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले ही मेंशन किया, पी/क्यूज़ बेस्ड पे मैंने इसे सेग्रीगेट किया है और इन्हीं टॉपिक को मैंने खुद भी फॉलो किया था। तो मैंने अपने नोट से इसको सेग्रीगेट किया है और जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं इसके अंदर सब टॉपिक्स भी आपको बताऊंगी। तो हिस्ट्री GS1 टॉपिक्स, पहला सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा मॉडर्न आर्ट्स। ठीक है, अब मॉडर्न आर्ट्स में आपको 2 टाइप्स के आर्ट्स मिलेंगे, एक स्टेट मिलेगा, एक हो जाएगा फोल्क। आपको दोनों कवर करने हैं। अब कोई भी आर्ट फॉर्म हो उसका क्या क्या आपको उस चीज़ के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल वी टेक दी स्टैचूज़। ठीक है, तो स्टैचूज़ में आपका एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है कि ये किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, वो क्या यूज़ करते थे मटेरियल इसको बनाने के लिए। दूसरा, इसका पर्पस क्या था बनाने के लिए, किस फॉर्म में बनती थी ये। फोर्थ, बिहार में कहाँ कहाँ कौन कौन इम्पॉर्टेंट प्लेस पे कौन कौन सी स्टैचूज़ हमें मिली हैं। फिफ्थ, अगर कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी नेम इनसे जुड़ी हुई है तो वो। एंड सिक्स, इनकी कोई यूनिक स्टाइल है तो। Seventh, for the value addition you can also quotes the quotations of the famous personality who have given such quotations for these art forms. For example, जो modern में विहाराज होते थे एंड इवन द पैलेसेस। तो आपने नाम सुना होगा कुम्हरार पैलेस। ठीक है, ये पटना में ही है। तो आपको पता है कि मॉडर्न के टाइम फाहाइन चाइनीज़ ट्रैवलर वो आए थे, तो उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि दीज प्लेसेस आर मेड
by spirits. These are so grand and beautiful that these places are made by spirits. So इस तरीके के आप कोटेशन आप डाल सकते हैं फॉर द वैल्यू इनरिचमेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये सारे आपको कोई भी जो भी आर्ट फॉर्म होगा, इसमें आई गेस 5-6 आर्ट फॉर्म है स्टेट्स में एंड फोल्क में 3 है शायद. तो ये सभी के आपको इस तरीके से लिखने हैं. ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा? आपने देखा होगा कि केव्स पूछ रहा है बीपीएससी अलग से, टेम्पल पूछ रहा है. तो आपको क्या बेनिफिट होगा अगर मान लीजिए आगे चल के आपसे पूछता है पिलर्स, कि पिलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडियाज़. तो आपने क्या किया है, पिलर्स के बारे में एक बहुत ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में, होलिस्टिक वे में आपने नोट्स बनाया हुआ है. तो आप पिलर्स पे लिख दोगे इसी को यूज़ करके, और ये आपको शॉर्ट में ही पूछेगा. ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देती हूँ, टेम्पल्स, जो 68 में पूछा था. तो टेम्पल्स आप तीनों फॉर्म जो होते हैं वो तीनों फॉर्म आपको कर लेने हैं. ठीक है, तो टेम्पल्स हो गया. अब इसी तरह आपको पाला करना है एंड इसी तरह आपको पटना करना है. तो आपको ये देखना है कि अगर कोई भी मैं आर्ट फॉर्म लेता हूँ, मैं इन सब टॉपिक्स को उसमें कवर करूँ. एंड अगर कुछ मुझे वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स कोटेशन वगैरह मिलती है तो आपको उसमें ऐड करना है. तो आप जब हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ोगे, और जो बच्चे जुड़ गए हैं, आपको टॉपिक मिलेगा, आपको नोट्स बनाना है इन डायमेंशन पे, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम उस टॉपिक का आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस हम यही सब वैल्यू एडिशन पॉइंट प्रोवाइड करेंगे जो आपको अपने नोट्स में डाल के उसे इनरिच करना है. दिस इज़ द मेंटरशिप प्रोग्राम. ठीक है, नोट्स आपको खुद ही बनाना है क्योंकि आप अगर खुद से नोट्स बनाओगे तो आपको बेनिफिट होगा. वैसे मार्केट में 100-200 रुपये में बहुत सबके टॉपर्स के नोट्स मिल जाते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होता उससे. आप जाके ख़रीद सकते हो, कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे. आप आज पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे. खुद से बना लोगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा आपका. ठीक है, एंड यू नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. आप नोट्स मेकिंग के ही टाइम यू कैन डिकोड द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. सो दिस इज़ वाई आई ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेकिंग द नोट्स. ठीक है, तो मॉडर्न, पाला, इसी तरह आपको पाला करना है, पटना करना है एंड टेम्पल करना है. इसके अलावा आपको ये 2 फॉर्म में, मॉडर्न एंड पाला में, इस पे रिलीजन का इन्फ्लुएंस बताना है आपको. तो रिलीजन इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म एंड जैनिज़्म, ये दोनों का आपको इन्फ्लुएंस बताना है विद दी डेटाज. डेटाज मीन्स लोकेशन, बिहार में कहाँ कहाँ इसका हमें इन्फ्लुएंस दिखता है, प्लस जो भी बुद्धिज़्म के सिम्बॉल्स हैं लाइक लोटस, व्हील, हॉर्स, तो उनका हमको क्या सिग्निफिकेंस दिखता है इनके आर्ट फॉर्म्स में, बुद्धिज़्म सिम्बॉल का. प्लस इसके साथ हमें कुछ आपको पता होगा कि जब मॉडर्न एम्पायर था बिहार में, तो उन्होंने आहार एंड पाइन का एक इरिगेशन सिस्टम वो लाए थे. सो वो जो ये वाली जो इरिगेशन सिस्टम है, इसे बिहार गवर्नमेंट इन्फेसिस कर रही है फॉर दी वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज़ फॉर इम्प्रूविंग द इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द स्टेट. तो हम इस चीज़ को भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन था कि हाउ द मॉडर्न आर्ट डिपिक्ट्स द कंटेम्प्रेरी इंडिया. तो कंटेम्प्रेरी इंडिया को आप इससे भी लिंक कर सकते हो कि हाउ दे आर वेरी मॉडर्न इन नेचर एंड हाउ दे included the qualities and characteristic of the modern India that we signifies today. तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हो. that will be telling you during the BPSC mentorship program. ठीक है, तो ये हो गया. देन पाला का भी आपको लिंक करना है कि इसमें ज़्यादातर तांत्रिक इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था. ठीक है, एंड एक पाला पे क्वेश्चन आता है कि पाला में जो उसकी आर्ट फॉर्म्स है वो यूनिक नहीं लगती, ऑथेंटिक नहीं लगती, वो थोड़ी सी मतलब उतनी खूबसूरत नहीं लगती. तो इसका भी एक निगेटिव आपको इसका लिखना है कि निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, कि वो मतलब उसमें इट लैक्स ऑथेंटिसिटी बेसिकली. तो उसके लिए भी आपको 4-5 पॉइंट उस पर लिखने हैं
कि अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा या आपको एज ए होलिस्टिक क्वेश्चन ही लिखना है पाला पे, तो आप सिर्फ इस पर पॉजिटिव ना लिखो, इसका कुछ निगेटिव भी आप लिखो। ओके। एंड इवन इन द केस ऑफ मॉडर्न्स, तो मॉडर्न में भी है कि मॉडर्न आर्ट्स में ऐसा है कि इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे पर्शियन आर्ट फॉर्म से। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस थे, क्या सिमिलैरिटी थी मॉडर्न एंड पर्शियन आर्ट फॉर्म में, क्या डिसिमिलैरिटी थी, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स भी आपको कवर करने हैं। ओके। देन पटना। अब पटना कलम में आपको क्या करना है कि एक तो इसकी हिस्ट्री चाहिए। आपको ये पता होगा ये हिस्ट्री इसकी ओरिजिन हुई थी मुगल्स के दौरान, ठीक है, व्हेन औरंगजेब केम इनटू द रूलिंग, तो उन्हें मतलब अब पेंटिंग्स वगैरह से डिटेस्ट था, तो काफ़ी सारे पेंटर्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सो दे मूव्स टू द पाटलिपुत्रा रेंज, दैट इज़ बेसिकली द पटना वेयर द पटना कलम ओरिजिनेट। इसी में आपको इसकी हिस्ट्री लिखनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, किस किस टाइप्स की पटना कलम पेंटिंग्स होती हैं, क्या क्या ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, पेंटर्स के नाम लिखने हैं। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट आपको कवर करना है पटना कलम में। एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डायग्राम्स आपको बनाने हैं पटना कलम में। यू वॉन्ट कैंट बी मेकिंग दी पटना कलम पेंटिंग्स, तो आप बना नहीं सकते। तो इसमें आपको पेंटिंग्स नहीं बनाते, इसमें आपको बेसिकली फ्लो चार्ट ज़्यादा यूज़ करना है। बाकी डायग्राम्स के लिए आपको मॉडर्न एंड पाला में भरपूर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्ट फॉर्म्स। एंड टेम्पल के लिए जो 3 टेम्पल्स होते हैं उसका आपको बना के रख लेना है विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक हमारा नॉर्दर्न हो गया, एक हमारा साउदर्न वाला हो गया, एक मिक्स वाला हो गया। तो तीनों के आपके कुछ कुछ लोकेशन के साथ एग्जाम्पल्स रखने हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक रखनी है कि अगर एक भी पूछ लिया, मान लीजिए ईस्टर्न इंडिया का ही पूछ दिया, तो आप इसमें से जो ईस्टर्न इंडिया में जो ज़्यादा पॉपुलर है, लाइक मिक्स पॉपुलर है, इवन द नॉर्दर्न इंडियाज़ वाले पॉपुलर है, तो आप वो लिख सकते हो। उसी तरह अगर साउदर्न इंडिया का पूछ लिया, जो पूछेगा नहीं बट एज ए लेके हम चल सकते हैं कि अगर पूछ लिया तो आप वो लिख सकते हो। तो आप एकदम होलिस्टिक नोट्स बनाइए, उसमें हम आपको वैल्यू एडिशन पॉइंट बताएंगे एंड देन यू शुड हैव टू इंक्लूड दोज पॉइंट्स इनटू योर नोट्स, ठीक है। एंड देन वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द वीकली आंसर राइटिंग। तो आपको वो आंसर राइटिंग करनी है और आपको सबमिट करनी है, हम आपको फीडबैक देंगे, हम आपको मॉडल आंसर देंगे एंड आपको पीयर कॉपीज़ भी मिल जाएगी। तो आपको दम मतलब रगड़ के मेहनत करनी है बेसिकली। तो ये हमारा आर्ट फॉर्म हो गया। अब ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन बिहार। तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन बिहार में एक तो ये खुद ही टॉपिक हो गया, सारे रिवॉल्ट्स जो बिहार में हुए हैं, फ्रॉम नोनिया रिवॉल्ट्स टू दी तारा भगत रिवॉल्ट, वहाँ तक आपको सब करना है, ठीक है। ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन बिहार मतलब आपको छोटे छोटे सबके लिखने हैं कि ये कब हुआ, ईयर कब हुआ। एक मिनट में इसे थोड़ा क्लीन कर दे। ठीक है, तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स में आपको एक तो इसका सारा लिखना है आपको, फ्रॉम नोनिया रिवॉल्ट टू ताना भगत मूवमेंट। आपको सारे रिवॉल्ट्स का मेंशन करना है, इसमें ईयर, कॉज क्या था, लीडर कौन थे, रीज़न कौन सा था एंड उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। देन उसके बाद संथाल रिबेलियन पे आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, उसमें भी यही पर्सपेक्टिव। इसमें है कि हम 1-2 लाइन देख के ये जो ओवरऑल ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन बिहार है, बाकी अगर आप संथाल लिखोगे तो आप थोड़ा उसको डिपिक्ट करोगे, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि अच्छा ठीक है ईयर में हुआ, कॉजेज़ क्या था, तो कॉजेज़ में भी आप अलग अलग बताओगे, सोशल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये सारे कॉजेज़ आप अलग अलग बताओगे कि क्या हुआ, उनकी कौन सी सिस्टम होती थी। लाइक आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे एक पारहा सिस्टम होता था, एक
कुंटकाटी सिस्टम होता था मुंडा में, तो आपको ये सब वहाँ पे मेंशन करना है। दिस आर नोन एज दी वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स। आप बस ये नहीं बता रहे कि उनके पंचायती सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था, उनका जो कन्वेंशनल चलते आ रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको डिस्टर्ब कर दिया था। नहीं, आपको उसके साथ उसका नाम भी बताना है, क्या सिस्टम का नाम था, वो किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्लस उसके साथ आप एक दो कैरेक्टरिस्टिक बता दो उनके साथ कि कैसे डिस्टर्ब हुआ था। तो यही सब वैल्यू एडिशनल पॉइंट है। एवरेज तो सभी लिखेंगे कि हाँ, सोशल में उनके रिलीजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, इकोनॉमिकली में उनके लैंड पे कब्जा किया जा रहा था, बट ठीक है किया जा रहा था, लेकिन कौन से सिस्टम को हटा के वो अपना सिस्टम ला रहे थे। और डीकूज वगैरह जो ये लोग ट्राइबल लोग होते थे, वो बाहर के लोगों को डीकूज बोलते थे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को बोलते थे, कोई भी बाहरी लोग जो उनके लैंड पे आते थे उनको डीकूज बोलते थे। तो ये सब वैल्यू एडिशन पॉइंट आपको डालनी है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो कौन प्रोवाइड करेगा? हम प्रोवाइड करेंगे आपको बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। यही सारे वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स हम आपको देंगे, ठीक है। देन संथाल रिवेलियन करना है एज वेल एज द मुंडा रिवेलियन। यही सब एक्सपेक्ट्स पे, यही सब टॉपिक्स पे आपको ये प्रिपेयर करना है। देन इम्पॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस में जो भी ब्रिटिशर्स ने एक्ट्स लिए थे, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, सब आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम 1833 टू लेके 1935। जो भी एक्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ तक आपको ये कवर करना है। एंड इसके लिए आपको देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हर एक एक्ट्स में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, एंड इसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, एंड इसका अगर कोई इम्पोर्टेंस है अभी के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। इसका कोई कंट्रीब्यूशन है, अगर है तो उसको प्लीज़ लिखो आप। ऐसे 1935 का तो हमने बहुत पढ़ा है कि है, बट इस सब एक्ट में भी अगर इन सब एक्ट से रिलेटेड कोई कोटेशन जो उस टाइम फेमस हुआ हो, जब ये एक्ट निकला हो, तो इन प्रोटेस्ट कोई कोटेशन चला हो, प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बोला गया हो किसी फेमस पर्सनालिटी के लिए, तो ये मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का बनाया था, जैसे 1773, 1784, 1786, इसी तरह सारा नोट्स आपको 1935, तो ये मैंने प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो इसी तरह आपको छोटे छोटे प्रिपेयर करने हैं, एंड देन उसके बाद आपको हम लास्ट में आपको वैल्यू, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस। 1857 एंड द रोल ऑफ कुंवर सिंह। तो ये 1857 रिवॉल्ट, इसका कॉजेस, कॉन्सिक्वेंस, के मूवमेंट का प्रोग्रेस कैसे हुआ, कौन कौन एरिया में स्पैन था ये मूवमेंट। उसके बाद इसमें कुंवर सिंह, बिहार में कुंवर सिंह का क्या रोल था, कुंवर सिंह ने कैसे स्टार्ट किया, जगदीशपुर से स्टार्ट किया, फिर वो आरा गए, फिर आरा के बाद वो फिर यूपी में एंटर किए, रेवा में उनको एंट्री नहीं मिला, लखनऊ गए, कानपुर गए, फिर उसके बाद फिर वो बैक आ जाते हैं बिहार में। तो आपको ये पूरा अच्छे से इसको अच्छे से लिखना है, वो किन किन लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ते हैं अपने कार्यकाल में, और इनकी ब्रेवरी के बारे में लिखना है, इनके स्किलफुल मैनेजमेंट के बारे में लिखना है कि उन्होंने कैसे ब्रिटिशर से ऑर्गेनाइज वे तरीके से लड़ा था, एंड इनकी स्किल्स के बारे में लिखना है। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें मेंशन करने हैं, ठीक है। 1857 रिवॉल्ट। देन वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट। अब वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट ये मोस्टली बिहार से ही रिलेटेड पूछता है, बट एज ए आप ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्ट में भी लिख लेना। इसमें आपको यही लिखना है कि क्या क्या एक्ट्स एंड डेवलपमेंट और कमीशंस ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, ठीक है। द मैकले कमेटी हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, रेलवे कमेटी हो गया, ठीक है, वारधा स्कीम हो गया। तो ये सब आपको इस पर बस वही 2 से 4 पॉइंट आपको इस पर लिखने हैं कि ये कब बना एंड इसका क्या रिकमेंडेशन था टू इम्प्रूव द एजुकेशन इन इंडिया एज वेल एज इन द बिहार, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको बिहार में डेवलपमेंट लिखना है कि जो एजुकेशन का डेवलपमेंट था वो कैसे हुआ बिहार में, क्या क्या स्कूल्स बनाए गए, कॉलेजेस बना, यूनिवर्सिटी बना। देन उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में अगर इंजीनियरिंग का है तो वो क्या हुआ, वेटरनरी कॉलेज बनी है, फिर माइंस की स्कूल बनी है। तो ये सब आपको मेंशन करना है। एंड आफ्टर दिस, अब इसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ पूरे इंडिया में, एंड इवन इन वी कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है।
तो वेस्टर्न एजुकेशन हो गया। इसमें भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। कभी कभी ये पूछता है ना कि टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट इन बिहार, तो हमें बिहार के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा लिखना है, बट आप अगर ये सारे एक्ट्स और कमीशन लिख दो तो इट विल इनरिच योर आंसर। तो आप ये सब तो नहीं लिख पाओगे ना, तो आप इसको एक फ्लो चार्ट की तरह से बता दो कि हाँ चलो ठीक है 1835 में ये हुआ, फिर उसके बाद इस तरह से फ्लो चार्ट करके आप इसको बताओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने बस एक कमेटी का नाम लिख दिया और छोटा सा उसका रिकमेंडेशन लिखा है कि क्या इसने क्या रिकमेंडेशन किया, इस तरीके से। सॉरी। देन नेशनलिज्म राइज इन इंडिया एंड बिहार पार्टिकुलरली। अब नेशनलिज्म राइज इन इंडिया एंड इन बिहार पार्टिकुलरली, तो बेसिकली इसमें आपको ना पूरी डिपिक्ट करनी है, पूरी बतानी है कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस टिल द क्विट इंडिया मूवमेंट ये कैसे कैसे राइज हुआ, ठीक है। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एरा, फिर कैसे रिवॉल्यूशनरी में चला गया, कैसे वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ विच हेल्प टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एंड फिर उसके बाद कैसे महात्मा गांधी आए, उन्होंने पूरे मूवमेंट का ही रुख बदल दिया। द मूवमेंट वाज ओनली लिमिटेड टू लॉयर्स एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ दैट टाइम। जब महात्मा गांधी आए इट स्प्रेड्स टू द मासेस। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें डिपेक्ट करनी है। दिस विल बी टेलिंग यू कि हाउ टू राइट दिस आंसर विद द प्रॉपर सब टॉपिक्स इन द बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये हो गया नेशनलिज्म राइज इन इंडिया एंड इन बिहार पार्टिकुलरली। एंड बिहार में भी आपको जैसे आपने इंडिया के लिए लिखा कि हाँ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इंडिया में ये था, तो उस टाइम बिहार में क्या था, दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट एंड वर्सेस मॉडरेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ, तो एक्सट्रीमिस्ट्स एंड वर्सेस मॉडरेट्स में 3 Ps जो ये फॉलो करते थे, एंड एक्सट्रीमिस्ट में कैसे ये इनके क्रिटिसाइज़ करते थे, एंड जो कैरेट एंड स्ट्रिक पॉलिसी अपनाते थे ब्रिटिशर्स, ये सब आपको इसमें मेंशन करना है। आईएनसी का फॉर्मेशन कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ था 1885 में, कैसे बना था, इस पे जो भी थ्योरीज दी गई थी जैसे लाला लाजपत राय ने बोला था, तो वो सब आपको इसमें मेंशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसीज। फिर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट रैयतवाड़ी, ज़मींदारी एंड दरमालवाड़ी, इस पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि ये कब बना, इसमें क्या ये था, क्या प्रोविज़न्स थे इसमें, कैसे कलेक्शन होगा, फार्मर्स को क्या नुकसान था, कौन सी एरिया में था, ठीक है। देन स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कीपिंग इन द फैक्ट दैट वी आर फोकसिंग मोर ऑन दिस सेल्फ रिलायंसी इन द इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू आवर इकोनॉमी। तो इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं जो अभी का हमारा आत्मनिर्भरता वाला जो स्कीम चल रहा है वो कहीं ना कहीं इट हैज़ ड्रॉन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस मूवमेंट ओनली। तो इस मूवमेंट में आपको एक तो लीडर हो गया, ये क्यों राइज़ हुआ था ये मूवमेंट, फिर उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, अगर ये मूवमेंट राइज हुआ था तो कौन कौन सी कंपनीज़ एंड एजुकेशन में जो चेंजेस हुए थे, इंडियन एजुकेशन काउंसिल जो बना था वो इसी टाइम बना था, एंड कोई स्टीम कंपनीज़ भी बनी थी साउथ इंडिया में, वो सब आपको मेंशन करना है। इसमें बहुत सारे उन्होंने नारे लगा दिए थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, तो वो आपको लिखना है। इन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे टू प्रोमोट दिस स्वदेशी, मतलब था ना कि लिवरपूल सॉल्ट को यूज़ नहीं करना है, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न करना है, तो ये सारे स्टेप्स एंड टेक्निक्स इन्होंने यूज़ किए थे। एंड लीडर्स में आपको पता ही है बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको लिखना है। तो ये हो गया स्वदेशी मूवमेंट। देन चंपारण सत्याग्रह हमारे बिहार में ही हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चंपारण सत्याग्रह में आपको लिखना है एक तो कि रीज़न क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो ज़मींदारी सिस्टम था 1/3 3 कठिया सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो इसमें इसका क्या रोल था इसको एग्रीवेट करने के लिए। एंड देन रोल ऑफ महात्मा गांधी, ऑब्वियस सी बात है, प्लस
द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ बिहार। देन कॉन्सिक्वेंस में आपको लिखना है इसके बारे में कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी थी जिसमें महात्मा गांधी भी थे 6 मेंबर्स की प्लस 6 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। तो ये इसको आपको लिखना है एंड इसने क्या स्टेप्स लिए थे। एंड चंपारण सत्याग्रह इज़ मोर than the movement that is only limited to the peasant concern. It is more than that. तो वो भी आपको लिखना है कि चंपारण सत्याग्रह के थ्रू ही महात्मा गांधी ने काफ़ी स्कूल्स खोले थे बिहार में। एंड ही ऑल्सो एनालाइज द रीज़न कि क्यों बिहार के जो फार्मर्स हैं वो ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर पीस रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अल्टरनेटिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। प्लस हाउ इट चेंजेस दी एंड इट कंसिडर्ड दी वाटरशेड मूवमेंट इन दी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वो आपको लिखना है कि कैसे यहाँ से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का रुख बदल गया। तो चंपारण सत्याग्रह भी हो गया हमारा। देन रॉलेट एक्ट में भी आपको लिखना है कि ये क्यों पास हुआ था, इसका रीज़न बताना है आपको। इस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस थी। डायरेक्ट अरेस्ट हो जाना है इस एक्ट के अंदर। फिर उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, महात्मा गांधी ने क्यों इसे ब्लैक एक्ट कहा। तो ये आपको लिखना है, ये सारे डायमेंशंस इसमें लिखने हैं। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में भी आपको लिखना है एंड एज वेल एज जो बिहार में इसके रिलेटेड प्रोग्रेस हुआ, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स जुड़े थे वो आपको लिखना है। वही सारे एक्सपेक्ट्स को फॉलो करके आपको नोट्स बनाना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिहार का चौकीदारी सिस्टम, नाकस पॉइंट पटना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें पता है, जो डांडी मार्च हुआ था वो तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब बिहार में हमारे पास सी तो है नहीं, तो हमने क्या किया, चौकीदारी टैक्स को देना बंद कर दिया। उसके अलावा जो एक नाकस पॉइंट पटना में है उस पे अंबिका कांत जो एक लीडर थे उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की डांडी मार्च को। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। फिर किसान मूवमेंट में हमें पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये आपको लिखना है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी विथ रिस्पेक्ट टू पीजेंट स्ट्रगल्स। फिर वो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे बट बाद में ही डिपार्टेड फ्रॉम द आइडियोलॉजीज़ ऑफ द महात्मा गांधी। तो उसके बारे में आपको भी लिखना है एंड इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंट जो रोल थी, जैसे इन्होंने बनाया था ना किसान सभा, बिहार प्रोविजनल किसान सभा, उसके बारे में लिखना है। फिर एक यूपी में इन्होंने भी बनाया था बिहार किसान सभा, तो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड फिर उसके बाद इनका कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है कि इन्होंने जो मूवमेंट चलाए थे उसका क्या रिज़ल्ट आया, कितना सक्सेसफुल रहा। एंड इनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी अच्छे बातें बोली थी, वो चीज़ आपको कोट करनी है। एंड देन देयर इज़ ए कंक्लूजन विथ ए पॉजिटिव कोनोटेशन। तो इस तरीके से आपको किसान मूवमेंट भी आपको कवर करना है विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती इन डिटेल। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड जेपी नारायण मूवमेंट, इसी में एक स्टूडेंट जो कांड आ जाता है 11 अगस्त वाला, वो आपको मेंशन करना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी रीज़न क्या था, क्या क्या कॉजेज़ थे इसके लिए, फिर कैसे प्रोग्रेस किया ये मूवमेंट, बिहार में किन किन लीडर का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इस मूवमेंट पे, जेपी नारायण का बेसिकली इन डिटेल आपको करना है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम बिहार, एंड इसमें भी आपको जो डांडी मार्च में एक कारो बाबा हैं करके लीडर थे बिहार के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आप ये सब मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम बिहार, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी थे जो फॉलो कर रहे थे मोर एग्रेसिव स्टेप्स टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो जो पार्टिसिपेशन बिहार के तरफ से था उन पे ज़्यादा फोकस करके जो भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थे वो आपको डिपिक्ट करने हैं। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पे आपको कर लेना है, ठीक है। ये पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है ये। तो आपको द इम्पॉर्टेंट लीडर्स और रिवॉल्यूशनरी लीडर्स फ्रॉम द बिहार। फिर आइडियोलॉजीज़, गांधी पे नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, BR अम्बेडकर। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये एंड इवन ऑफ राम मनोहर लोहिया, इनकी आइडियोलॉजीज़ आपको लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी से कि गांधी पे क्या क्या आपको लिखनी है, तो इनकी तो एक तो हो जाएगी नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप,
सर्वोदय। तो ये सारे इनके जो मेन आइडियोलॉजीज़ थी, इनकी क्या क्या सोर्सेज थे इनके जो कार्व आउट किए थे गांधी जी के आइडियोलॉजीज़ को। आपने पढ़ा होगा टोल्स्टॉय एक बुक है उनकी बुक है, जस्किन रॉन की बुक है, एंड इवन द भगवद गीता हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस गांधी जी इन मेनी ऑफ इट्स आइडियोलॉजीज। तो वो सब आपको लिखना है, इनकी क्या क्या इस आइडियोलॉजीज़ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल सर्वोदय, ही बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ ऑल, सो द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो इस तरीके का आपको कोटेशन लिखना है, और भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसी तरह नॉन वायलेंस क्यों ये प्रेफर करते थे, एंड हाउ ही से कि नॉन वायलेंस इज़ द ओनली वे वी कैन फ्री इंडिया फ्रॉम दी इंडियन फ्रीडम इज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो ये सारे आपको चीज़ मेंशन करने हैं। उसी तरह नेहरू, तो नेहरू की जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, कैसे कम्युनिस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उसके अलावा जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, इनकी जो गलतियाँ थी विथ रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्विंग इन द कोरियन वॉर एंड विथ रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान अटैक। तो उस वो भी आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसी तरह राजेंद्र प्रसाद की क्या आइडियोलॉजीज़ थी, कैसे वो गांधी और बिहार कहलाएं। उसके बाद उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जेपी नारायण के जो संपूर्ण क्रांति वाला है वो आपको मेंशन करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने जो गोरिल्ला वॉरफेयर अपनाया था वो आपको मेंशन करना है। तो ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये सारे आइडियोलॉजीज़ को आपको कवर करना है। इसका जो भी सब हेडिंग होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद डेली टारगेट्स दे के। तो आपको उसी सब हेडिंग्स पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड वी विल प्रोवाइड यू द वैल्यू एडिशन पॉइंट जो आपको इनरिच करना है अपने नोट्स को। देन वुमेन पार्टिसिपेशन फ्रॉम बिहार, ठीक है। अब वुमेन पार्टिसिपेशन फ्रॉम बिहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली आस्क इन शॉर्ट आंसर, इवन इन द लॉन्ग, दोनों में पूछ सकते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स फ्रॉम बिहार इन एवरी मूवमेंट्स। तो ये लॉन्ग आंसर के लिए भी मतलब बैठता है, मतलब आपके पास कंटेंट है, यू कैन राइट फॉर द लॉन्ग आंसर एज वेल। तो ये आपको मतलब प्रिपरेशन करनी है इसका, कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन था बिफोर गांधी जी एंड आफ्टर गांधी जी, ये कैसे चेंज हुआ, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM, QIM, इनमें कौन कौन इम्पॉर्टेंट लीडर्स है बिहार से वुमेन, वो आपको लिखना है। एंड इट विल इनरिच योर आंसर, मतलब आपको उनका नाम लिखना है, एंड उन्होंने कोई उस टाइम नारा लगाया होगा वो लिखना है। देन दिस विल प्रॉपरली मतलब आपका आंसर बहुत इनरिच हो जाएगा इससे। देन दलित मूवमेंट्स इन बिहार, तो एज यू नो दलित मूवमेंट इन इंडिया इज़ वेरी पॉपुलराइज्ड बाय द डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उनका दलित मूवमेंट इन बिहार में उतना कुछ खास रहा नहीं है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है एज अ डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया एंड विथ रिस्पेक्ट टू द बिहार की दलित मूवमेंट इंडिया में कैसे प्रोपेल किया, बट इट डजंट प्रोपेल दैट मच इन बिहार पार्टिकुलरली। तो वो आपको लिखना है। एंड जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं लाइक जगजीवन राम जो हैं, उन्होंने दलित मूवमेंट के लिए क्या किया था, एंड इवन द सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने भी दलित को बढ़ावा देने के लिए एंड एज ए फॉर द बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए क्या किया था। तो वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। वी विल टेल यू दिस इन डिटेल लाइक सब हेडिंग्स बता के इन द BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी एज ए आप जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्लीज़ इन्हीं सब पॉइंट्स पे अपने नोट्स बनाइए, और 1-2 सोर्सेज पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे, एंड एक जगह जॉट डाउन कर लीजिए। And don't rely on the notes of other, only rely on the notes of other for the value additional points. दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। सब शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, बट शॉर्टकट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अपना नोट्स बनाओगे ना तो अभी से आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। तो प्लीज़ बिलीव इन दिस, मत नोट्स कलेक्ट किया करो। आजकल तो 100 रुपये में मुझे दिखते हैं टेलीग्राम पे कि 100 रुपये में पूरा नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं हर सब्जेक्ट के। क्या कर लेके करोगे? जितनी PDFs आपने एक फोल्डर में बना के रखी है ना, उसी तरह ये भी बना के रख दोगे आप, कोई काम नहीं आता है। और आपके पास बहुत के नोट्स पड़े भी होंगे, बट आप देखते हो, खुद से पूछो एक बार, देखते हो? और वही देखते होंगे ना जिन्होंने अपनी फंडामेंटल नोट्स बना के रखी होगी, और वो देखते हैं, उनको समझ में आता है कि इनमें से मुझे कौन सा पॉइंट्स लिखना है।
तो वो उनके नोट्स देख के ना वो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसको सेग्रीगेट करके रख लेते हैं। बाकी जिनकी फंडामेंटल नोट्स नहीं है ना, वो ये भी नहीं देख पाएंगे ना नोट्स पढ़ के कि इसमें से मुझे लेना क्या है। तो ये कहाँ से बिल्ड होगा? कोई सिरप नहीं पिलाएगा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये कहाँ से मेहनत करोगे? आपको कोई गाइडेंस दे देगा कि हाँ इस टॉपिक पे बना दो। सबको दिक्कत होती है शुरू में। तो एक गाइडेड स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फंडामेंटल जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, करते रहो वैल्यू एडिशनल पॉइंट। बहुत टॉपर्स के नोट्स पड़े हुए हैं, उनसे ले लो कौन कौन पॉइंट लिखना है। बट अगर आप फंडामेंटल नहीं बनाओगे तो नोट्स भी लेके क्या करोगे? आप एक फ़ोल्डर बनाओगे, वहाँ पे अच्छे से रख दोगे, उसको रेफ़र नहीं करोगे आप। तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे नोट्स कलेक्शन करने की? एक बार बना लो ना, बहुत टाइम है अभी, आराम से बन जाएगा मेंस का नोट्स आपका। और जिन्होंने मेरी मेंटरशिप वाली वीडियो नहीं देखी, आप देख लो। आप मत ज्वाइन करो, बट उस चीज़ को आप फॉलो करो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है और वो आपके लिए वर्क कर रही है तो प्लीज़ मतलब वीडियो देख लो, लेकिन स्टिक मत करना, अपनी स्ट्रैटेजी से ही स्टिक रहना। अगर आपके लिए वो कर रही है काम, तो अगर कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाएगा तो अपने इंक्लूड कर देना, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो। नोट्स कलेक्शन के ये जो चल रहा है ना अभी, हमेशा से चलते आ रहा है ये वाला ट्रेंड कि नोट्स कलेक्ट करते रहो एक दूसरे का, वो उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। देन दलित मूवमेंट हो गया। देन सुभाष चंद्र बोस एंड दी INA। सुभाष चंद्र बोस की जो आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी से काफ़ी डिफरेंस थी। ये बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, तो यू कैन मेक नोट्स ऑन इट। एंड उसके बाद INA का क्या कंट्रीब्यूशन था, INA में जो इन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू मिक्स्ड रिलीजन का जो इन्होंने रखा था, कैरेक्टरिस्टिक थी इनकी, विन दी वुमेन एम्पावरमेंट INA के लिए। तो इनकी क्या आइडियोलॉजीज़ थी, ये कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव करवाना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। देन राम मनोहर लोहिया तो आइडियोलॉजीज़ में ही कवर हो गए। तो ओवरऑल यही सारा टॉपिक्स था जो आपको हिस्ट्री के लिए करना है। अगर आप ये टॉपिक सारा कर लेते हो तो आपके जो PYQs आप लगाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एक जो लिमिट जो सिलेबस हमें BPSC देता है उसी को फॉलो करके हमें चलना होता है। बट सिलेबस ऐसा है कि वो उतना डिटेल फॉर्म में नहीं है, तो हमें फिर कहाँ से पता चलेगा डिटेल फॉर्म में नहीं है? PYQs से पता चलेगा। तो अगर आप PYQs अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर जब आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो और एक ही क्वेश्चन, मान लीजिए दो क्वेश्चन को मिला के इन्होंने, दो टॉपिक को मिला के इन्होंने क्वेश्चन एक इंटरलिंक करके पूछ दिया, आप बिल्ड हो जाओगे। इन बिल्ड आपके अंदर एक वो कैपेसिटी आ जाएगी कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। तो विथ प्रैक्टिस आती है, वो नोट्स कलेक्शन से नहीं आती कि हम दूसरे के नोट्स कलेक्ट करते रहे, वो प्रैक्टिस से आती है। एंड इफ़ यू मतलब रिलाई ऑन दिस प्लान कि आप अपने नोट्स खुद से बनाओगे, एंड जो आप नोट्स किसी के भी फॉलो कर रहे हो उससे वैल्यू एडिशन करते रहोगे, एंड वीकली आंसर राइटिंग करोगे। आप मेंटरशिप ज्वाइन करो या ना करो, आप इतना खुद ही कर लो। आप खुद ही फील करोगे द डिफरेंस इन योर आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी। आई विल अश्योर यू दैट, ठीक है। तो ये था GS1 हिस्ट्री का टॉपिक। बाकी जो GS का जो होगा वो मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारा GS1 हिस्ट्री का ही टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके टॉपिक डाल देती हूँ। एंड जो भी और भी डिटेल सब टॉपिक्स होंगे वो हम मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत ही आपको बताएंगे। तो हम एक ही बार बर्डन नहीं देंगे, आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में टॉपिक्स देंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि एक वीक में आपको इतना मिलेगा, नहीं, बहुत कम मिलेगा। बट आपको इतना रखना है कि आपको एकदम टारगेट को अचीव करना। पहला वीक हम थोड़ा इजी रखेंगे ताकि बच्चे घबरा ना जाए कि ये क्या हो रहा है। सेकेंड वीक से हम इसको टाइट करेंगे और थोड़ा सा आप पे ज़्यादा टॉपिक्स देंगे और आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।